तो अभी स्टीम का शेप कैसा है? Whatever the shape of the jar is. Now I am opening this jar. So these are the 4 questions और इन्हीं 4 questions में हमें समझने हैं फैक्टर्स। इवेपोरेशन के लिए उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से लेगा वाटर? हमारी बॉडी से। ह्यूमिड वाली एयर है, इसको शिफ्ट करेगी ना उधर को। Yes, again repeating the same activity. Now check out the area. Hello dear students, welcome to your study platform Concept Corridor and I am your mentor Yogita Dhame. So today we are here going to start the new chapter for class 6 science, that is chapter number 8, a journey through states of water, and we are going to finish off this chapter in one shot. बेटा चैप्टर सुनने में बहुत इजी सा लगता है बिकॉज यहाँ पे स्टेट्स ऑफ वाटर लिखा हुआ है जो कि आप जूनियर क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, बट दिस टाइम दिस जर्नी इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी because here lots of new concepts are there which you will study for the first time. You have to understand them, you have to comprehend them also. ऊपर से जो वो concept दिए हुए हैं आपके NCERT में वो थोड़े से scattered हैं. अगर आप खुद से पढ़ने जाओगे ना then you might find difficult to understand. But here I am making everything simple for you. So I have rearranged all those topics in such a way so that you can understand this chapter in simplest way possible. ठीक है? So let's get started. And yes, if you want notes of this chapter, join my Telegram channel. I'll share this PPT and you can access it easily. Clear? And don't forget to subscribe the channel, like this video and share it among your friends also. ठीक है? चलो. So let's get started with this chapter here. But the chapter is starting with a conversation between two of the students. Here this boy is saying, ice feels hard to touch and we can hold it in our hands, whereas water cannot be held in the same way. बेटा ice को हम अपने हाथ में रख सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं और उसको टच करते तो बहुत हार्ड फील होता है जैसे कि नॉर्मल सॉलिड होता है, लेकिन लिक्विड ऐसा नहीं होता. लिक्विड ना तो हार्ड होता है और ना तो हम उसको आइस की तरह अपने हाथ में होल्ड कर सकते हैं. इफ यू विल ट्राई टू होल्ड, व्हाट विल हैपन? ऑल द वाटर विल स्पिल आउट फ्रॉम द गैप्स बिटवीन द फिंगर्स. यस, सो बेस्ड ऑन दीज टू प्रॉपर्टीज ही इज सजेस्टिंग दैट दीज टू आर द डिफरेंट सब्सटेंस. ये बोल रहा है आइस एंड वाटर दो अलग अलग सब्सटेंस हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है. ठीक है, यहाँ पे दूसरी गर्ल है वो बोलती है नो, दीज आर द सेम सब्सटेंस. नाउ यू टेल मी, आर आइस एंड वाटर द सेम सब्सटेंस? जल्दी बताओ मुझे कमेंट में. आइस और वाटर सेम सब्सटेंस है या डिफरेंट सब्सटेंस है? बेटा आइस एंड वाटर सेम सब्सटेंस है. अब अगर सेम सब्सटेंस है तो प्रॉपर्टीज इतनी अलग कैसे हो सकती हैं? व्हाई इट इज शोइंग टू एक्सट्रीम डिफरेंट प्रॉपर्टीज? बिकॉज हियर आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस. बेटा सब्सटेंस सेम है लेकिन ये दोनों उसकी दो अलग अलग फॉर्म्स हैं और इन फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेट्स. स्टेट्स ऑफ वाटर. चैप्टर का नाम क्या है? अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर. तो स्टेट वर्ड का मतलब क्या है इसको सबसे पहले हमें डिटेल में समझना पड़ेगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस बॉय हियर. अभी फेस देख के कैसा लग रहा है? हैप्पी स्टेट. अभी थोड़ी देर में मे बी कुछ प्रॉब्लम हुई और ये बहुत सैड हो गया. इसके बाद किसी बात पे इसको बहुत गुस्सा आ गया, मे बी ही वांट सम टॉय. अब टॉय मिलने के बाद ही इज नाउ सुपर एक्साइटेड. सो नाउ व्हाट इज दिस? मान लो इस बॉय का नाम मॉन्टी है, तो मॉन्टी की ये 4 क्या हैं? ये 4 डिफरेंट स्टेट्स हैं. इन चारों स्टेट्स में इसकी कंडीशन अलग अलग है, इसका बिहेवियर अलग अलग होगा. कभी भी कोई हैप्पी होता है तो उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है. अगर कोई एंग्री होता है तो उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग हो जाता है. एक्साइटेड मोड में अगेन उसका बिहेवियर अलग हो जाता है. गॉट इट? सो व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज द कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन ऑफ अ सेम पर्सन. पर्सन सेम रहेगा, सब्सटेंस सेम रहेगा, लेकिन उसकी कंडीशन अलग हो जाएगी और उस कंडीशन में उसका बिहेवियर भी अलग हो जाएगा फिर. ठीक है, देखो स्टेट मीन्स द कंडीशन इन विच समथिंग एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम पे वो हैप्पी था, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो सैड हो था, दूसरे टाइम पे वो एंग्री भी था. गॉट इट? तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंडीशंस हैं. दैट इज द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. क्लियर? At different states, the person or the substance might show different behavior. बेटा हर कंडीशन पे, हर स्टेट पे जो सब्सटेंस होता है उसका बिहेवियर अलग अलग होता है. एंड दीज स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल. ये सारी की सारी स्टेट क्या है? आपस में इंटरचेंजेबल है. अभी देखो ये यहाँ पे एंग्री था क्योंकि उसको टॉय नहीं मिल रहा था, मिल गया तो ये सुपर एक्साइटेड हो गया. अब मान लो वो टॉय टूट गया तो उसके बाद फिर दोबारा सैड हो सकता है ना. तो ये इंटरचेंजेबल होती हैं स्टेट. एम आई क्लियर? अब यही सारे कंसेप्ट को हम वाटर वाली स्टेट में अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो नाउ स्टेट्स ऑफ वाटर. नाउ वी नो दैट देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ वाटर: आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. क्लियर? नाउ अब बेटा ये जो 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं इसमें जो बेसिक सब्सटेंस है वो सेम रहता है. अब वो बेसिक सब्सटेंस क्या है? बेटा वो बेसिक सब्सटेंस है H2O. ये है वाटर का फॉर्मूला. इसमें H क्या है? हाइड्रोजन. O क्या है? ऑक्सीजन. अब ये H2 क्यों है, ऑक्सीजन 2 क्यों नहीं है? यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, बस आप ये याद कर लो कि H2O इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर. वैसे काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगा पहले से, है ना. अब देखो
ये भले ही आइस स्टेट में हो, वाटर स्टेट में हो या वाटर वेपर स्टेट में हो, जो बेसिक पार्टिकल हैं वो H2O ही हैं, वो चेंज नहीं हुए हैं। क्लियर? लेकिन इन सारे स्टेट में इसका बिहेवियर अलग हो जाता है। ये जो H2O वाले पार्टिकल हैं इनका बिहेवियर अलग अलग हो जाता है। आइस कुछ और प्रॉपर्टी दिखाता है, वाटर कुछ और प्रॉपर्टी दिखाता है और स्टीम की प्रॉपर्टी कुछ और होती है। अंडरस्टूड? सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर. So ice is solid, water is liquid and water vapor is the gaseous state. Here these are the three states of water in which water shows different behavior or the properties. These three states of water are interchangeable. ये interchange भी हो सकते हैं। अब कैसे होती है, प्रोसेस का नाम क्या है, वो हमें डिटेल में पढ़ना आगे जाके। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे यहाँ पर, इनकी प्रॉपर्टीज। Here because we are talking about the states, और स्टेट से हमें क्या समझ में आया, ऐसी कंडीशन जहां पे जो सब्सटेंस होता है वो अलग बिहेवियर दिखाता है, अलग प्रॉपर्टी दिखाता है। ठीक है, तो इन तीनों की प्रॉपर्टी कैसे अलग है एक दूसरे से, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर। दिस टेबल, सेम टाइप ऑफ टेबल इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, जो कि एटलीस्ट आपको 5 और 6 पेजेस के बाद दिखाई देगी, लेकिन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं ना। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ आइस, वाटर एंड वाटर वेपर इन डिटेल हियर ओनली। ठीक है, देखो इसमें से शेप एंड एबिलिटी टू फ्लो एंड एबिलिटी टू स्प्रेड, ये आपके ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उसके नीचे 2 कॉलम और हैं जो कि ब्लैंक है, वहाँ पे कोई भी 2 प्रॉपर्टी आपको और पढ़नी है। सो हियर आई हैव इंक्लूडेड वॉल्यूम, क्योंकि आपने इससे पहले क्लास चैप्टर 6 में वॉल्यूम के बारे में पढ़ा हुआ है, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। उसके अलावा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, बेटा ये समझ में आ जाएगा तो ये बड़े इजीली समझ में आ जाते हैं, दैट्स वाई। ठीक है, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो फॉर द शेप and let's try and understand with the help of activity. First of all, we'll understand everything about the solids. Here I have taken these ice cubes in this glass. अब ice cube का एक particular shape होता है ना जब उसको freezer से निकालते हैं। So let's say its shape is like this, जैसे टेंट होता है ऑलमोस्ट उस शेप का है। ठीक है, अब इस टेंट शेप के आइस को मैंने इस प्लास्टिक के जार में डाल दिया, तो शेप चेंज हो गया। यहाँ पे डालने से शेप चेंज हो गया क्या? ऑफ कोर्स नॉट। इसको बेटा मैं हाथ में रखूँ या इस ग्लास प्लास्टिक कंटेनर में डालूं या फिर इस ग्लास में डालूं, कहीं पर भी हम आइस को डालें उसका शेप हमेशा सेम रहता है until unless it is melting. अगर मेल्ट हो गया पानी में तो ऑफ कोर्स शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर मेल्ट नहीं हो रहा है, वो सॉलिड फॉर्म में ही है, तो उसका शेप फिक्स्ड रहता है। क्लियर? सो शेप ऑफ आइस इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, नाउ कमिंग टू वॉल्यूम। What is volume? Volume is the space occupied by any substance. Space occupied by any substance. ठीक है, अभी ये ग्लास जो है इसका जो टोटल वॉल्यूम है, जो इसके अंदर की फुल स्पेस है, दैट इज 300 ml। तो इसका वॉल्यूम कितना है? 300 ml। लेकिन जो आइस अंदर है उसने क्या पूरा स्पेस लिया हुआ है ग्लास का? नो, उसका अपना वॉल्यूम मान लो 50 ml है, तो जो आइस का वॉल्यूम है 50 ml वो उतना ही रहेगा। वो 300 ml को तो ऑक्यूपाई पूरा नहीं कर रहा ना, उसने छोटी सी स्पेस ली हुई है इस पूरे 300 ml के अंदर। करेक्ट? अब मैंने ये 50 ml की आइस को, ये 200 ml का जार है, इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। नाउ इज इट 200 ml? ऑफ कोर्स अगेन नॉट, बिकॉज हियर इसने पूरे 200 ml की स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं किया, इसने सिर्फ उतनी ही स्पेस ली है जो इसके खुद का वॉल्यूम है, यानी 50 ml का। क्लियर? सो हियर वॉल्यूम इज ऑल्सो फिक्स्ड। आइस का वॉल्यूम कैसा रहता है? फिक्स रहता है, फिक्स्ड। क्लियर? नाउ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। बेटा मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स का मतलब क्या है? उसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर भाग पा रहे हैं क्या? बेटा आइस के पार्टिकल यहाँ पर देखो सॉलिड फॉर्म में है, ये सारे सॉलिड फॉर्म में एक दूसरे से अटैच हैं। ऐसा हो रहा है कि एक पार्टिकल उड़ के यहाँ पहुँच गया, एक पार्टिकल उड़ के यहाँ ऐसे पहुँच गया, जैसे गैसियस स्टेट में होता है? नहीं हो रहा बेटा। सॉलिड यहाँ पे आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज सॉलिड, इसीलिए वो एक जगह पे रुका होता है। क्लियर? अभी इसको डिटेल में समझेंगे जब आप यहाँ पे लिक्विड और गैस को पढ़ लोगे, तब आप अच्छे समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे नो। सो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी नो, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव एट ऑल। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू फ्लो। बेटा फ्लो कौन करता है? जब भी किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स अपनी पोजिशन को छोड़ के किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दें, देन इट कैन फ्लो। अब यहाँ तो पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट है ही नहीं, पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर सकते, तो फ्लो भी नहीं करेगा। यस, सो हियर देयर इज नो फ्लो। एबिलिटी टू स्प्रेड, अगेन स्प्रेडिंग में क्या होता है? अगर कोई भी चीज स्प्रेड होती है इसका मतलब उसके पार्टिकल एक शेप से दूसरे शेप में चेंज हो रहे हैं, यानी फ्लैट हो जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑमलेट बनते हुए देखा होगा, ऑमलेट का एक पर्टिकुलर शेप होता है, जब आप उसको पैन में डालते हो वैसे कैसे स्प्रेड हो जाता है। यस,
So why it is happening? Because the particles of that omelette are in liquid form that can spread. But here in this ice that is not possible. Ice का जो shape रहता है वो change नहीं होता. Clear? So it cannot spread. So no. Again no. ठीक है. Now coming to liquid. So let me show you here again. Here I have taken liquid in this transparent glass which is cylindrical in shape. ठीक है, तो लिक्विड का शेप क्या हो गया? सिलेंड्रिकल, क्योंकि कंटेनर का शेप सिलेंड्रिकल है. नाउ आई एम ट्रांसफरिंग दिस टू दिस जार. ठीक है, अब इस टाइम पे लिक्विड का शेप कैसा हो गया? जैसा शेप इस जार का है. गॉट इट? सो शेप ऑफ द लिक्विड इज नॉट फिक्स्ड. व्हाई इट इज नॉट फिक्स्ड? बिकॉज इट इज टेकिंग द शेप ऑफ द कंटेनर. अगर इसी वाटर को हम किसी दूसरी बॉटल में डालेंगे तो उसका शेप ले लेगा, किसी बाउल में डालोगे तो उसका शेप ले लेगा, प्लेट में डालेंगे तो उसका शेप ले लेगा. गॉट इट? सो हियर शेप इज नॉट फिक्स्ड. क्लियर? नाउ कमिंग टू वॉल्यूम. व्हाट इज वॉल्यूम? स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस. अभी इस जार का मैंने वॉल्यूम बताया था कितना है? 200 ml. अब यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट फुल किया हुआ है वाटर ने, तो इसका मतलब वाटर का वॉल्यूम कितना है यहाँ पर? 200 ml. ठीक है, अब 200 ml वाटर को मैं 300 ml वाले ग्लास में ट्रांसफर कर रही हूँ. तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया. नाउ ग्लास का वॉल्यूम 300 ml है, बट क्या वाटर का वॉल्यूम भी 300 ml हो गया? नहीं हुआ ना. क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इसने पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया ग्लास का. इसने सिर्फ उतना स्पेस ऑक्यूपाई किया है जो 200 ml के कंपैरिजन में. Am I clear? So volume remains fixed. Volume remains fixed. अभी इसी पानी को अगर हम 1 लीटर बॉटल में डाल देंगे तो भी इसका वॉल्यूम 1 लीटर नहीं हो जाएगा, तो भी ये 200 ml ही रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ 200 ml वाली स्पेस को ही ऑक्यूपाई करेगा. Am I clear? Now coming to the movement of particles. बेटा वाटर के पार्टिकल मूव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? ये देखो, मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दिख रहा है ना. पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तभी तो यहाँ से वहाँ ऐसे जा रहे हैं. Isn't it? तभी तो हम इसको होल्ड नहीं कर सकते. अगर हम इसको हाथ में होल्ड करेंगे तो नहीं कर पाते हैं. क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज ये पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं, वो एक जगह रुके नहीं रहते हैं. यस, सो देयर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द वाटर. यस, ठीक है. अब इसके नीचे एक और लाइन लिखेंगे गैसेस वाला स्टेट पढ़ने के बाद. ठीक है. नाउ कमिंग टू एबिलिटी टू फ्लो. वाटर कैन फ्लो. यस, ऑब्वियसली वाटर कैन फ्लो. रिवर्स में पता है आपको पानी फ्लो होता है ना. तो जहां पर भी उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगी, एक स्लोप मिलेगा, तो पानी फ्लो पक्का करेगा. सो यस, वाटर कैन फ्लो. यस. कमिंग टू एबिलिटी टू स्प्रेड. वाटर कैन स्प्रेड और नॉट. अगर आप पानी को नीचे गिरा दो फ्लोर पे तो वो स्प्रेड हो जाता है ना, पूरा फैल जाता है. यस, सो एबिलिटी टू स्प्रेड में यस आएगा. ये बेसिक चीज़ें जो आपको पहले से पता है. करेक्ट. नाउ कमिंग टू गैसेस. नाउ फॉर वेपर्स आई हैव टेकन हियर बॉइलिंग वाटर. इसमें से स्टीम आ रही है, दिखाई दे रही है? दिस इज द वन. ठीक है. Now I am trying to capture the steam in this jar. So let me do that. So now steam is going in this jar. ये थोड़ा हेजी सा हो रहा है ना, तो इससे पता पड़ रहा है कि स्टीम इसके अंदर जा रही है. ठीक है. So let me wait for a second. चलो अभी निकालते हैं. अब बेटा इसके अंदर जब स्टीम गई तो अभी स्टीम का शेप कैसा है? Whatever the shape of the jar is. Now I am opening this jar. Now the shape of the steam, is it same? अभी क्या जो शेप जार का था सेम वही शेप है स्टीम का भी? Of course not. Why? Because steam is trying to escape from this jar, isn't it? The shape of the gas, water vapor is not fixed. Why? Because they can escape. They don't remain inside the jar until and unless it is tightly closed. अगर बंद रहेगा तो उस टाइम पे वो शेप लेगा जार का, लेकिन अगर जार को हम खुला छोड़ देंगे तो उस टाइम पे वो क्या होगा? दैट विल एस्केप इन द सराउंडिंग. क्लियर? सो शेप ऑफ द गैस इज नॉट फिक्स्ड. नॉट फिक्स्ड. कमिंग टू वॉल्यूम. व्हाट इज वॉल्यूम? अगेन द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस. यहाँ पे सब्सटेंस क्या है? गैस. यहाँ पर हमने जब इसको गैस को अंदर ट्रैप करा तो अभी स्पेस कितना कौन सा लिया हुआ है? जो ये जार का स्पेस है 200 ml वाला, वही वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है. ठीक है. अब जैसे ही हम इसको खोला, लेट मी ओपन, टाइट हो गया, ये देखो, अब निकाला तो अब ये गैस इसमें रुकी क्या? ऑफ कोर्स अगेन नॉट. इट इज ट्राइंग टू एस्केप. तो बेटा जब ये वॉल्यूम, जब तक इसके अंदर बंद थी तब तक इसका वॉल्यूम 200 ml था, लेकिन जैसे ही ये हमने इसको ओपन किया, इट इज टेकिंग द स्पेस ऑफ द रूम. अब वो रूम कितना बड़ा है, उस पूरे रूम में वो स्प्रेड हो सकती है. सो इट कैन टेक द स्पेस ऑफ होल रूम.
क्लियर? तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है गैस का वो भी फिक्स नहीं होता है, सो इट इज नॉट फिक्स्ड। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो, देखो सॉलिड का शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, और गैसियस स्टेट में ना तो शेप फिक्स्ड है ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड है। क्यों है ऐसा? बिकॉज गैस के पार्टिकल एक जगह नहीं रुकते हैं, दे कीप ऑन मूविंग, जितना उसको स्पेस मिलेगा उतना वो घूमते रहेंगे। क्लियर? नाउ कमिंग टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। अब बेटा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ऑफ कोर्स यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हो रहा है ना, ये देखो स्टीम सारी की सारी मूव कर रही है तभी तो ऊपर जा रही है। यस, सो मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कहाँ है? सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स कहाँ पर मूव कर सकते हैं? यहाँ पिक्चर में देख के भी पता पड़ रहा है कहाँ मूव कर सकते हैं, गैसियस स्टेट में। हियर, सो हियर इट इज हाईएस्ट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज हाईएस्ट इन दी गैसेस। यहाँ पर मीडियम है और यहाँ पर नो है। क्लियर? अब बेटा क्योंकि वो पार्टिकल मूव कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो फ्लो भी करेंगे। फ्लो क्या होता है? जब किसी सब्सटेंस के पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाके मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो मूवमेंट हाईएस्ट है यहाँ पर, तो एबिलिटी ऑफ फ्लो में भी क्या होगा? यस होगा। एबिलिटी टू स्प्रेड अगेन यस होगा, बिकॉज स्प्रेड होने के लिए भी मूवमेंट चाहिए। आपने सुना होगा ना, जो इंसेंस स्टिक होती है अगरबत्ती, अगरबत्ती की जो स्मेल होती है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो गई है, ऐसे बोलते हैं। वो क्या है? अगरबत्ती की स्मेल क्या है एक्चुअली? द स्मोक, दैट इज द गैसियस फॉर्म। और गैस जो होती है वो पूरी की पूरी स्प्रेड हो जाती है, वो पूरा जो रूम होगा उतना पूरा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है? सो गैसेस कैन स्प्रेड, इट मीन्स वाटर वेपर कैन स्प्रेड। Am I clear? So these are the properties of all three different states of water. Am I clear? चलो, and now we are going to understand that how can we change the states of water. बेटा states का मतलब क्या है ये समझ में आ गया? There are three different states of water, means three different conditions of water in which it can exist. और उनमें क्या क्या properties होते हैं ये भी हमने समझ लिया। ठीक है? Now here we have to understand that how can we change? Why there is a change? ये सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज चेंज इन टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर को जब हम चेंज करते हैं तब ये स्टेट आपस में चेंज होती हैं। कैसे होती हैं? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड हियर। बेटा आइस कहाँ मिलता है आपको? रेफ्रिजरेटर में, जहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम होता है। ठीक है? तो यानी टेम्परेचर बिल्कुल कम है, तो टेम्परेचर कम का मतलब क्या है? वहाँ पे हीट एनर्जी है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म है। गॉट इट? तो यहाँ पर आपको आइस मिलेगा। अब जैसे जैसे आपने टेम्परेचर से उसको फ्रीजर से बाहर निकाला, तो बाहर निकालते क्या होगा? टेम्परेचर धीरे 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 इंक्रीज होगा। इंक्रीज होते होते एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट? सो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे आइस टू वाटर कन्वर्जन हो गया। क्लियर? नाउ फर्दर अगर आपने इस वाटर को और ज़्यादा टेम्परेचर दिया और इसको गर्म कर दिया, मान लो इसको गैस पे रख दिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे यही वाटर कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? सो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपको ये मिलता है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस स्टेट। क्लियर? अब जो ये कन्वर्जन होता है, जो ये चेंज होता है, ये क्या सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे हो सकता है? मीन्स आइस टू वाटर, वाटर टू गैसियस स्टेट हो सकता है क्या? वापस नहीं होता? होता है ना। अगर आप स्टीम को ठंडा कर दो तो आपको वाटर मिल जाता है, वाटर को और ठंडा कर दो, फ्रीजर में रख दो तो आपको क्या मिलता है? आइस मिल जाता है। मीन्स अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हम टुवर्ड्स द स्टीम जा रहे हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर देंगे तो फिर हम बैकवर्ड भी आ रहे हैं। करेक्ट? तो दीज स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल एंड ऑल दिस चेंज इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर। या तो हमें टेम्परेचर को बढ़ाना है या तो हमें टेम्परेचर को कम करना है, तब आपको ये स्टेट कन्वर्जन देखने को मिल सकता है। क्लियर? नाउ हाउ इट हैपन्स, व्हाट आर द प्रोसेसेस कॉल्ड, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आफ्टर दिस। ठीक है? So first of all we are going for change in the states solid to liquid. अब यहाँ पे solid to liquid में हम जा रहे हैं, तो बार बार मैं अगर आपको आइस और वाटर दिखाऊंगी तो बोर हो जाओगे ना। So let me give you some other example. So here it is the solid form and here it is the liquid form. Got it? बहुत यम्मी से लग रही है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए पढ़ने के लिए भी। चलो, सो ये बेटा ये सॉलिड फॉर्म है। अब सॉलिड से ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, क्यों हुआ? मे बी आपने इसको फ्रीजर से बाहर निकाल दिया होगा। अगर हमने फ्रीजर से बाहर निकाला तो क्या हुआ? हम बोलेंगे ये मेल्ट हो गई, आइसक्रीम मेल्ट हो गई। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाते हैं? इसको बोला जाता है मेल्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। और ये क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज हुआ।
यहाँ से सॉलिड स्टेट से इधर जाने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो पूरी आइसक्रीम मेल्ट हो गई, ठीक है। अब आपको ये आइसक्रीम को दोबारा से इसी कंडीशन में लेके आना है। अब बिल्कुल एग्जैक्टली यही तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट लेके आना है। तो क्या करोगे, अगेन यू हैव टू पुट इट इनसाइड द फ्रीजर। यस, तो फ्रीजर के अंदर क्या होगा, ये आइसक्रीम जो मेल्ट हो चुकी है ये हो जाएगी फ्रीज हो जाएगी। और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फ्रीजिंग। व्हाट इज द नेम, फ्रीजिंग। और ये क्यों होता है, बिकॉज हेयर देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही आपने फ्रीजर में रखा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो वो फ्रीज हो जाएगा। गॉट इट। सो दीज आर द टू प्रोसेस वी गॉट टू नो फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। क्लियर। देखो, मेल्टिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड। और ये क्यों होता है, इट कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, हो जाएगा। coming to liquid, coming to freezing the process of conversion of liquid into the solid state, and this can be done by decreasing the temperature कम कर दोगे तो freeze हो जाएगा। सिंपल है, पता है ये। चलो, moving ahead, now coming for the changes in the state from liquid to gas। so liquid to gas क्या होता है, कैसे कर सकते हैं हम इसको। अगर इसको आप गैस पे रख दो, अगर इसको गैस पे रख देंगे तो क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, ये पानी धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा है। बोलते हैं ना, वाटर हैज स्टार्टेड इवेपोरेटिंग। तो इवेपोरेशन से क्या होता है, स्टीम जनरेट होनी शुरू होती है। क्लियर। और यही स्टीम को अगर हम टेम्परेचर कम कर दें, टेम्परेचर को लो कर दें या डिक्रीज कर दें, तो यही स्टीम वापस आके क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस, करेक्ट। सो यहां पर क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ, और यहां अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो कंडेंस हो गया। सो अगेन टू डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस और वापस गैस टू लिक्विड। ठीक है, देखो, इवेपोरेशन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाटर इनटू वेपर स्टेट, दैट इज इवेपोरेशन। सिंपल। व्हाट इज कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू द लिक्विड स्टेट। वाटर वेपर से दोबारा लिक्विड बनाना इज कंडेंसेशन, एंड दिस कैन बी डन बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। एनी प्रॉब्लम, एम आई क्लियर। चलो ना बेटा, मैंने अभी आपको क्या बताया, वाटर को हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाई, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसके वजह से पानी के पार्टिकल, जो वाटर पार्टिकल्स हैं, वो धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट होने शुरू हो गए बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, राइट। सो डज इट मीन दैट फॉर इवेपोरेशन एवरी टाइम वी हैव टू हीट अप द वाटर, we have to give some extra heat to the water, then only evaporation will take place? Let me give you an example here. Why water disappear? ये पूरा टॉपिक दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस शोइंग, अ प्लेग्राउंड फिल्ड विथ वाटर। में ये बहुत तेज बारिश हुई होगी, उसके बाद यहाँ पूरा मडी पडल बन गया है, ठीक है। अब इसके 3-4 दिन के बाद इसी प्लेग्राउंड में अगर आप जाओगे तो आपको क्या सेम कंडीशन में प्लेग्राउंड मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, सारा का सारा पानी क्या होगा, गायब हो जाएगा। Now why water disappeared? पानी कहाँ गया बेटा, पानी हो गया इवेपोरेट। यस, यहाँ पर पानी इवेपोरेट हो गया, लेकिन यहाँ पे इवेपोरेशन के अलावा एक और चीज हुई है, वो क्या है, हेयर इट इज द ग्राउंड, हेयर इट इज द मड। और मड में पानी क्या होता है, अंदर धीरे धीरे सीप होता है। तो यहाँ पर ये जो वाटर है दैट इज सीपिंग इनसाइड द ग्राउंड, फर्स्ट रीजन, एंड द सेकेंड इज इवेपोरेशन। तो यहाँ इवेपोरेशन भी हो रहा है और सीपिंग इनसाइड द ग्राउंड भी हो रहा है। बेटा ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इफ देयर इज वाटर फिल्ड इन द ग्राउंड इन अ मडी puddle, you can say where the water will disappear, by evaporation, by seeping into the ground, both of these या none of these, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो both of these है, ठीक है। अगर ग्राउंड का एग्जाम्पल लेंगे तो both of these होगा, इवेपोरेशन भी हो सकता है और वहां पर सीपिंग ऑफ वाटर इनसाइड द ग्राउंड भी होता है। क्लियर। और सीपिंग ऑफ वाटर को आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 7th में। अभी के लिए यस, इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस हियर। यहाँ पे देखो, ये प्लेट है, इसमें थोड़ा सा पानी डाला हुआ है। अब ये प्लेट को अगर आप छोड़ दो, लेट्स से यू लीव इट फॉर 3-4 आवर, तो उसके बाद आपको ये पानी मिलेगा क्या? अगेन नहीं मिलेगा। वाई? दिस वाटर विल इवेपोरेट। यहाँ पर इन दोनों कंडीशन में देखो, हमने कोई एक्सटर्नल हीट यहाँ पे प्रोवाइड करवाई क्या? हमने जाके इस मडी पडल के पास कोई हीट एनर्जी दी? नहीं दी। यहाँ पर हमने इसको कोई गैस पे रखा? नहीं रखा। हमने इसको नॉर्मल ऐसे छोड़ दिया रूम टेम्परेचर पे, तब भी क्या हुआ, पानी इवेपोरेट हुआ। नाउ व्हाट इट शोज,
it shows that evaporation can take place at room temperature also. Again a very very important question. ये एग्जाम में आ सकता है that at which temperature, above which temperature evaporation can take place. तो आपको लिखना है evaporation can take place at room temperature also. Clear? इसके बाद यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है. अब यहाँ पर ये है डोसा तवा, मान लो ये बहुत गर्म है अभी, ठीक है. अब इसमें अगर हमने पानी डाला तो पानी का इवेपोरेशन हुआ ना. अब यहाँ पर जब इवेपोरेशन हो रहा है तो हमको ये स्टीम क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर भी तो इवेपोरेशन हुआ, यहाँ पर भी इवेपोरेशन हुआ, तो हमको स्टीम क्यों नहीं दिखाई दी. यहाँ पर स्टीम दिखाई दी जब बिल्कुल वो हॉट तवा था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाई दिया. वाई इट इज सो? अगेन वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा. हियर यू कैन सी स्टीम बिकॉज यहाँ पर जो वाटर वेपर हैं वो तो इनविजिबल होते हैं, लेकिन वाटर वेपर के साथ यहाँ पर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स भी ऊपर उछल के आते हैं. बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी है ना, अभी तवे के पास जो यहाँ पे पैन है इसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी है. तो उस हीट एनर्जी की वजह से छोटे छोटे जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो भी इनके साथ वेपर्स के साथ ऊपर आते हैं. दैट्स वाई स्टीम इज विजिबल. लेकिन अगर सिर्फ इवेपोरेशन हो रहा है जहाँ पे सिर्फ वाटर वेपर ऊपर आ रहे हैं तो वाटर वेपर्स आर इनविजिबल, तो हमको वो दिखाई नहीं देते हैं. क्लियर? इसीलिए इन दोनों कंडीशन में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, विजिबल है. अंडरस्टूड? चलो देखो, water disappear because water particles absorb heat energy from the surrounding and gets converted to water vapor due to the evaporation. बेटा इन दोनों ही कंडीशंस में हमने कोई एक्सटर्नल हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाई, लेकिन तब भी कन्वर्जन हुआ ना. अब कन्वर्जन के लिए हीट एनर्जी तो चाहिए. हमने क्या देखा था अभी, कभी भी लिक्विड टू गैस अगर कन्वर्जन हो रहा है तो जब हीट एनर्जी मिल रही है पार्टिकल्स को तभी हो रहा है. पढ़ाया था मैंने अभी. तो यहाँ पर हीट एनर्जी कहाँ से मिली इन पार्टिकल्स को? इन्होंने हीट एनर्जी ली सराउंडिंग से हीट एनर्जी को लेके ये धीरे धीरे कन्वर्ट किस में हो गए? वाटर वेपर में हो गए. क्लियर? ये पॉइंट रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर इट, आगे जाके बहुत काम आएगा ये. वाटर डिसअपियर बिकॉज वाटर पार्टिकल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर वेपर ड्यू टू इवेपोरेशन. नाउ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली इवन एट द रूम टेम्परेचर ऑल्सो. हियर फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, जो वेट क्लॉथ्स हम डालते हैं बाहर वो रूम टेम्परेचर पर सूख जाते हैं. मॉप्ड फ्लोर, अगर हम पानी पोछा लगाते हैं जब तो उसका पानी भी सूख जाता है ना, रूम टेम्परेचर पर सूखता है. स्वेट ऑन आवर बॉडी ड्राइज एट रूम टेम्परेचर ओनली, अगर हमको पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो वो भी रूम टेम्परेचर पे ही जाके सारा ड्राई हो जाता है, यानी पानी कहाँ गया? इवेपोरेट हो गया. क्लियर? मोर विल बी द टेम्परेचर, फास्टर विल बी द इवेपोरेशन. अब बेटा अगर लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो इवेपोरेशन भी फास्टर हो जाएगा. मान लो ये जो मडी पडल है, ये अगर बहुत तेज़ धूप आ गई तो 2 दिन में सूख जाएगा, लेकिन अगर धूप नहीं आई, क्लाउडी रहा 3-4 डेज तक, तो हो सकता है इसको फिर 3-4-5 डेज भी लग सकते हैं सूखने में, लेकिन सूखेगा. इवेपोरेशन होगा लेकिन स्लो और फास्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. एम आई क्लियर? चलो, बेस्ड ऑन दिस देयर आर सम क्वेश्चंस दैट यू शुड नो द आंसर. हैंड सैनिटाइजर डिसअपियर्स एज यू रब इट इन योर हैंड, व्हाट हैपन्स टू इट? बेटा हैंड सैनिटाइजर कितना हम यूज़ करते हैं, उसको जैसे हम हाथ में स्प्रेड करते हैं थोड़ी देर में वो बिल्कुल सूख जाता है, डिसअपियर हो जाता है. कहाँ गया? हैंड सैनिटाइजर इवेपोरेटेड. इवेपोरेशन कैसे हुआ? उसको एनर्जी कहाँ से मिली? उसको एनर्जी मिली हमारे पाम से. ठीक है, वो हमारे पाम की जो एनर्जी होती है उसी को यूटिलाइज करके इवेपोरेट हो जाता है. इसीलिए उसके बाद हमको बहुत ठंडा भी फील होता है. अब इसको समझेंगे आगे, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन में पढ़ना है आगे. ठीक है, सो अभी इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज इट इवेपोरेटेड. सिंपल. गॉट इट? नेक्स्ट, हाउ वाटर डिसअपियर्ड फ्रॉम द वॉश्ड यूटेंसिल. जो वॉश्ड यूटेंसिल होते हैं उसमें से पानी कहाँ गया? इवेपोरेटेड अगेन बाय इवेपोरेशन, इट हैज डिसअपियर्ड. देयर इज वन मोर क्वेश्चन. वाटर वेपर्स आर इनविजिबल बट व्हाई स्टीम इज विजिबल. इसका आंसर आपको बता दिया. आंसर वाई वाटर वेपर्स आर इनविजिबल लेकिन स्टीम क्यों विजिबल होती है? इसका आंसर बेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू नो में. Water vapors are actually invisible, but the presence of tiny droplets of water in the steam makes it visible. जो छोटे छोटे पानी के ही ड्रॉपलेट्स होते हैं स्टीम में, वो उसके वजह से वो स्टीम विजिबल होती है. क्लियर? अंडरस्टूड? चलो, अब बेटा जो ये वाटर वेपर इवेपोरेट होके हमारे सराउंडिंग में आए, वो सराउंडिंग में कहाँ गए? वो सराउंडिंग में एयर जो है हमारे सराउंडिंग में है उसके बीच में जाके उन्होंने अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया. क्लियर? अब कितने वाटर वेपर हमारे सराउंडिंग की जो एयर है उसके बीच में है, उस पर डिपेंड करता है दिस ह्यूमिडिटी.
What is humidity? Humidity is the amount of water vapor in the air. Got it? अब एयर में जो हमारे सराउंडिंग की एयर है उसमें कितने वाटर वेपर हैं. अगर ज़्यादा वाटर वेपर होंगे तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, अगर कम वाटर वेपर होंगे तो ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी. क्लियर? आगे देखो. मोर इज द इवेपोरेशन, मोर विल बी द ह्यूमिडिटी इन द सराउंडिंग. बेटा एवापोरेशन जितना ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन में हो क्या रहा है, लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं पार्टिकल. तो वाटर वेपर अगर ऊपर आएंगे तो कहाँ जाएंगे, हमारे आसपास की सराउंडिंग के एयर में जाएंगे. तो इवेपोरेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी. ठीक है. अब इवेपोरेशन ज़्यादा कब होगा, जब पानी की क्वांटिटी हमारे आसपास ज़्यादा होगी. ठीक है. अब इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको. लेट्स से मुंबई जो कि कोस्टल एरियाज़ के पास है. ठीक है. तो मुंबई में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी या फिर जयपुर में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, कहाँ होगी, जल्दी बताओ. पॉज दिस वीडियो, टाइम स्टैम्प के साथ मुझे अभी आंसर बताओ कि कहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी. आई होप यू हैव गिवन द आंसर. बेटा मुंबई विच इज़ नियर द सी शोर, जो ओशन के पास है, जो सी के पास है, वहाँ पर वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ वाटर ही वाटर है. तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है. अगर वहाँ बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है तो वाटर वेपर बहुत सारे होंगे वहाँ की एयर में, तो वहाँ की ह्यूमिडिटी हमेशा ज़्यादा होगी. अब जयपुर में देख लो, दैट इज़ ड्राई क्लाइमेट, डेजर्ट के पास है, तो वहाँ पर तो वैसे ही वाटर का नामो निशान नहीं होता, तो ह्यूमिडिटी में वो वाटर इवेपोरेट कहाँ से होगा, है ना. तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल बहुत कम होता है. क्लियर? देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल. हमेशा रेन जब होती है ना, बारिश होती है बहुत ज़्यादा, उसके बाद आप कभी भी देखना बहुत स्टिकी सा फील होता है. हम बोलते हैं ओहो कितना ह्यूमिड सा हो रहा है, एकदम बंद हो गया ऐसा फील होता है. उस टाइम पे अपने आसपास की एयर भी ना बहुत हैवी सी फील होती है. वाई? बिकॉज जब रेन होती है तो चारों तरफ बिल्कुल पानी पानी होता है. उसके बाद जैसे ही सन आया, अगर हल्के फुल्का सन भी आ गया तो उससे क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा एकदम से. कितना सारा पानी है, हर जगह से इवेपोरेशन हो रहा है. जैसे ही इवेपोरेशन बढ़ा तो सारा का सारा जो हमारे आसपास की एयर है उसमें ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है. दैट्स वाई वी फील सो स्टिकी आफ्टर रेन. गॉट इट? अंडरस्टूड? देखो, the daily humidity data you in for your area is reported in the newspaper and the other sources. आपने कभी अगर स्कूल में वेदर रिपोर्ट दिया होगा तो उसमें बताते भी हैं today's humidity level will be this much, ऐसे बताते हैं, है ना. तो हम वेदर रिपोर्ट में ही देते हैं. Now why humidity level is high during the rainy day? क्वेश्चन आ गया. देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. Why humidity level is high during the rainy day? Why humidity level of जैसे केरला, वहाँ की कोई सिटी दे देंगे, वहाँ का हाई है रादर देन जम्मू एंड कश्मीर, तो फिर आपको आंसर देना पड़ेगा. ठीक है. सो ड्यूरिंग रेनी डेज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आर मोर इन द एयर. नाउ व्हाई दे आर मोर? ड्यू टू इंक्रीज्ड इवेपोरेशन ऑफ वाटर. यस, हेंस रेनी डे आर मोर ह्यूमिड. सिंपल आंसर. अगेन पढ़ लो. ड्यूरिंग रेनी डेज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स आर मोर इन द एयर ड्यू टू इंक्रीज्ड इवेपोरेशन. दैट्स व्हाई ह्यूमिडिटी लेवल इज हाई. सिंपल. अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड. नाउ क्वेश्चन हियर. What is the proof that water vapors are there in our surrounding? बेटा इसका क्या प्रूफ है कि जो हम ह्यूमिडिटी बोल रहे हैं, दैट इज वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन द एयर इन आवर सराउंडिंग, इसका कोई प्रूफ है क्या? इसके लिए देयर इज वन एक्टिविटी अगेन. ये बेटा ये एक वाटर ग्लास था, इसमें बहुत सारी आइस डाली और इसको रख दिया किसी ने एक कॉपी के ऊपर, अपने स्कूल की नोटबुक के ऊपर, और थोड़ी देर में ये कंडीशन हुई. तो अब ये कंडीशन अगर ग्लास की है तो कॉपी की क्या कंडीशन हुई होगी, समझ सकते हो, है ना. तो ये है प्रूफ कि ह्यूमिडिटी हमारे आसपास होती है, यानी वाटर वेपर्स हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं. अब कैसे होते हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. पहली बात तो आपके बुक में जहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है उसके बाद एक सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन चल रहा है. यहाँ पे देखो, वाई देयर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स और टाइनी ड्रॉप्स अपियरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर. ये जो ग्लास टम्बलर था इसके सरफेस पे ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए. ठीक है. अब इसके लिए बच्चों में बड़ी बहस चल रही है, अलग अलग वो सजेशन दे रहे हैं, अलग अलग गेस दे रहे हैं. देखो क्या है यहाँ पे, ये बोल रही है आई थिंक दैट सम ऑफ द वाटर मे हैव सीप्ड आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर. ग्लास टम्बलर में कहीं ना कहीं छोटे मोटे होल होंगे और वहां से ये सारा का सारा सीप आउट हो रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे ये बोलते हैं नो इट कैन नॉट सीप आउट, द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास टम्बलर हैज नॉट डिक्रीज्ड. जितना लेवल पानी का पहले था अभी भी उतना ही है, तो पानी तो अंदर का कम ही नहीं हो रहा, तो सीपिंग तो नहीं हो सकती. ठीक है. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोलते हैं, इट माइट हैव डिक्रीज्ड बट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट इनफ टू बी सीन. अब वो बोल रही है कि हाँ सीपिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत पानी कम भी हुआ होगा तो हमें थोड़ी पता पड़ रहा
है ना। तो ये बोल रही है कि ऐसा हो सकता है कि सीपिंग ही हो रही हो, हमें वॉल्यूम जो कम हो रहा है उसका ज़्यादा पता पड़ नहीं रहा। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, विद अ टॉल एंड नैरो बॉटल इवन अ स्लाइट चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर इज नोटिसेबल। अब ये बॉय यहाँ बोल रहा है नहीं नहीं, इतना बड़ा अगर ग्लास टम्बलर है तो थोड़ा सा भी पानी कम होगा तो दिखाई तो देगा ना, ऐसा नहीं हो सकता कि पानी बिल्कुल कम हो जाए और हमें पता ही ना पड़े। तो यहाँ पर एक ये आते हैं, ये बोलते हैं रुको तुम लोग इतनी बहस मत करो, यहाँ पर वी कैन टेक वाटर एट रूम टेम्परेचर इन अनदर टम्बलर एंड फाइंड आउट वेयर वाटर सीप्स आउट और नॉट। सो इन्होंने सजेशन क्या दिया, ये बोल रहे हैं कि इतनी बहस करने से बेटर है कि एक दूसरा टम्बलर लेते हैं जिसमें टेम्परेचर, जिसमें जो वाटर होगा वो रूम टेम्परेचर वाला होगा, उसमें हम आइस नहीं डालेंगे, ठीक है, फिर देखते हैं कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। सो लेट मी टेक यू देयर। अब यहाँ पर ये है आपका वाटर विच इज एट रूम टेम्परेचर, जिसमें कोई आइस नहीं है, और ये वो वाटर है जिसमें आइस कोल्ड वाटर है क्योंकि हमने इसमें आइस को डाल दिया है। क्लियर? नाउ whether the change will happen in both the glass or only one glass, this we are going to find out here। ठीक है, अब बेटा इसके लिए समझो पहले, यहां पर जहां ये वाटर ग्लास रखे होंगे उसके पास एयर होगी, और एयर में क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है, अब बेटा इस फर्स्ट कंडीशन में ये जो वाटर वेपर्स हैं ये सारे ग्लास के कांटेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन यहां पर टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस ही तो है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो यहां पर ये टच भी हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, बिकॉज हेयर इट इज आइस इनसाइड दिस टम्बलर, यहां पर इसका टेम्परेचर मान लो है 5 डिग्री सेल्सियस, अभी पूरी आइस मेल्ट नहीं हुई है तो ठंडा हो गया पानी, और यह है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहां पर आउटर टेम्परेचर कितना है गैस का और वाटर वेपर्स का, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जैसे ही ये H2O यानी कि वाटर वेपर यहाँ पर इसके कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो टेम्परेचर एकदम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये जैसे ही इसको टच करेंगे इनकी अपनी एनर्जी लूज हो जाएगी, ये एनर्जी को लूज कर देंगे, और ये क्या होगा, जैसे ही एनर्जी कम हो जाती है यानी जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाता है तो क्या होता है, गैसियस स्टेट कंडेंस हो जाती है लिक्विड स्टेट में, पढ़ा था ये। सो यहाँ पर जो ये गैसियस वाटर वेपर हैं ये इस ठंडे टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते ही हीट एनर्जी को लूज कर देते हैं, टेम्परेचर हो जाता है कम, और जैसे ही टेम्परेचर कम हो गया यहाँ पर हो गई कंडेंसेशन की प्रोसेस। सो दैट्स व्हाई यू विल सी दिस चेंज इन ओनली आइस कोल्ड टम्बलर, नॉट इन द टम्बलर विच इज एट रूम टेम्परेचर। Am I clear? So this is the proof that there are water vapors in our surrounding। हमारी सराउंडिंग में वाटर वेपर हैं, वो एनर्जी है उनके पास, बहुत सारा टेम्परेचर लेके वो भागे हुए हैं, जैसे ही वो आइस कोल्ड टम्बलर के कांटेक्ट में आए उन्होंने अपने सारे एनर्जी को लूज कर दिया, उनका टेम्परेचर कम हो गया, जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो वो सीधे कंडेंस हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी दीज ऑल ड्रॉपलेट्स इन द सराउंडिंग। अंडरस्टूड? समझ में आया? सो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, सिंपल। क्लियर? देखो, वाटर वेपर फ्रॉम द एयर comes in contact with the cold surface of the glass tumbler and gets converted into water droplets on the glass tumbler through the condensation process। ठीक है, the mass of the cold water will increase because there is additional mass of water droplets on the outer side of the glass। अब ये लाइन क्या लिखी हुई है, इसके लिए कर रही है एक एक्टिविटी। ठीक है, देखो यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द कोल्ड वाटर ग्लास, इसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, एक्टिविटी टाइम। टेक अ ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर कंटेनिंग अ फ्यू आइस क्यूब, ऐसे आइस क्यूब डालनी है, उसके बाद उसको कवर कर देना एक स्मॉल स्टील प्लेट से, मान लो ये कवर लगा दिया है। ठीक है, वे इट ऑन अ डिजिटल वेइंग बैलेंस, नाउ ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड रिकॉर्ड इट। इसको वेइंग बैलेंस पे रखना है, उसके बाद इसका जो वेट होगा उसको ऑब्जर्व करना है। वेट आफ्टर एवरी 5 मिनट्स, नाउ कंटिन्यू ऑब्जर्विंग फॉर 30 मिनट्स। एवरी 5 मिनट्स में आपको वेट को ऑब्जर्व करना है, लिखना है रीडिंग को। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 8.2। टेबल कहाँ है, दिस इज द टेबल। ठीक है, यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन को। अब बेटा इनिशियल ये कंडीशन थी, है ना, तो इनिशियल कंडीशन से इस आइस का टेम्परेचर चेंज होने में टाइम तो लगेगा। अब मान लो ये था 52, यही लिख लेते हैं, इसी को लिख लेते हैं। ठीक है, मान लो ये है 52.2 ग्राम, 52.2 ग्राम नहीं होगा ना, ज़्यादा होगा, इसको ले लेते हैं 50, रुको 1 मिनट, चलो, सो इसको ले लेते हैं 522 ग्राम।
दिस इज द मास इनिशियल, ठीक है। अब 5 मिनट्स तक इतनी जल्दी तो ये बहुत टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि आइस मेल्ट होने में टाइम तो लगाएगी। तो मान लो आफ्टर 5 मिनट्स ऑल्सो इट इज ओनली 522 ग्राम, ठीक है। अब 10 मिनट्स के होते होते थोड़ा बहुत चेंज तो होगा, ये टेम्परेचर इसका कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने के बाद धीरे धीरे थोड़े बहुत वाटर वेपर्स यहाँ पर आके कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। यस, सो अब ये वाटर वेपर सराउंडिंग के जो वाटर वेपर थे वो इसके पास आके कंडेंस हो रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा आके इस ग्लास पे जाके स्टिक हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। तो एक्स्ट्रा वाटर आया ना, एक्स्ट्रा वाटर आते ही भले ही थोड़ा सा आया लेकिन आया, तो यहाँ पर हो सकता है आपको दिखाई दे 522.1 ग्राम, ठीक है। आफ्टर 15 मिनट्स फिर अगेन थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा और ज़्यादा वाटर वेपर आएंगे, फिर हो सकता है आपको दिखाई दे 522.2 ग्राम। बेटा ये सिर्फ एक रीडिंग मैं आपको बता रही हूँ ऑब्जर्वेशन समझाने के लिए, ये एक्चुअल रीडिंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद 20 मिनट्स के बाद फिर थोड़ा चेंज होगा, फिर थोड़ा चेंज होगा। अब ये चेंज क्यों हो रहा है, समझ में आया क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ये जो वाटर वेपर हैं वो इनिशियल ग्लास के अंदर वाला पानी नहीं है, ये जो आसपास के वाटर वेपर्स थे ह्यूमिडिटी वाले, सराउंडिंग वाले, वो आके अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं और वो कंडेंस हो रहे हैं और वो ग्लास के साथ स्टिक हो जा रहे हैं। अब क्योंकि वो ग्लास के साथ स्टिक हो रहे हैं तो वेइंग बैलेंस में उनका वेट भी मेजर हो रहा है। एम आई क्लियर? सो कभी भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो उस टाइम पे टेम्परेचर जो वाटर का वेट है वो हमेशा इनिशियल से आपको ज़्यादा मिलेगा। अगेन क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ये, इफ यू विल कीप सच ग्लास इन द वेइंग बैलेंस अल्टीमेटली एट लास्ट यू विल फाइंड द इंक्रीज इन वेट। अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड, नाउ हियर नो मोर फॉर यू। बेटा यहाँ पर एक है AWG, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, फुल फॉर्म इसका एग्जाम में आ सकता है, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। ये क्या है? ये एक मशीन है जो कि आसपास जो हमारी ह्यूमिडिटी है यानी वाटर वेपर इन द सराउंडिंग है वहाँ से वाटर को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। यस, देखो दिस इज अ मशीन दैट कलेक्ट्स वाटर फ्रॉम द ह्यूमिड एयर टू प्रोड्यूस ड्रिंकेबल वाटर। वन ऑफ द वे टू प्रोड्यूस द ड्रिंकिंग वाटर है ना, ह्यूमिडिटी से वाटर बना रहे हैं। So this is done through the condensation of water vapor by cooling the air. This process is similar to the formation of drops of water outside the glass tumbler filled in the cold water. जब हमने cold water जो tumbler वाला एग्जाम्पल देखा था ना, जैसे ड्रॉपलेट्स आके उसमें बैठ रही थी चारों तरफ सराउंडिंग में, सेम प्रोसेस इज हियर। हम वाटर जो वाटर वेपर्स हैं, जो ह्यूमिडिटी यानी अपने सराउंडिंग में जितने भी वाटर वेपर्स हैं उनको कूल कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, जिससे वो क्या होंगे, वो कंडेंस हो जाएंगे और कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो आपको ड्रिंकेबल वाटर मिल जाएगा। किससे होता है ये? AWG से, दिस इज एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। क्लियर? चलो मूविंग अहेड। सो नाउ व्हाट वी गॉट टू नो, हाउ दीज प्रोसेसेस, हाउ दीज स्टेट्स कैन बी चेंज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, solid will turn into water, solid will turn into liquid through the process of melting. Water will convert into water vapor by the process of evaporation. Now if we will decrease the temperature, then what will happen? Then water vapor to water through the process of condensation, and from water to ice through the process of freezing. समझ में आ गया इतना? Now from here onwards we have to understand that how can water be evaporated faster or slower. बेटा प्रोसेस हमने सारी पढ़ ली, जो कन्वर्जन ऑफ स्टेट था वो कैसे होता है, कौन कौन सी प्रोसेस से होता है, टेम्परेचर का वहाँ पर क्या रोल है, एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टूड। अब बेटा यहाँ पर हमें स्पेशली फोकस करना है इवेपोरेशन पे, ठीक है। इवेपोरेशन होता है रूम टेम्परेचर पे भी होता है, ये भी हमने समझ लिया, लेकिन क्या इवेपोरेशन फास्टर या स्लोअर हो सकता है? अगर हो सकता है तो वो कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर वो फास्टर होता है या स्लोअर होता है, एवरीथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, ठीक है। देखो पहले मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहले उनका आंसर देने का ट्राई करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट सनी डे? कभी भी देखना जब बहुत तेज धूप होती है यानी गर्मियों के टाइम पे कपड़े एकदम 2 घंटे में सूख जाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर विंटर्स होंगे तो उस टाइम पे कपड़े नहीं सूखेंगे जल्दी, उस टाइम पे 2-2 दिन लग जाते हैं। तो व्हाई इट हैपेंस दैट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट सनी डे? नाउ इफ यू नो द आंसर, फटाफट मेरे समझाने से पहले टाइम के साथ क्वेश्चन नंबर 1 लिख के मुझे आंसर बताओ इसका, व्हाई इट हैपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी स्प्रेड क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग? बेटा कभी भी जब कपड़े आप सुखाने के लिए डालते हो ना तो इस फॉर्म में नहीं डालते हो। डालते हो क्या? अगर ऐसे डालोगे तो मम्मी वहाँ से लगाएगी एक, अच्छे से फैला के ऐसे बोलते हैं। यस, तो कभी भी हम कपड़े ऐसे क्रम्बल्ड फॉर्म में नहीं डालते, उसको पूरा स्प्रेड करते हैं।
स्प्रेड करके फिर डालते हैं। वाई? हाउ इट इज रिलेटेड टू इवेपोरेशन? अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे? अगर इस तरह से हवा चल रही है तो हमेशा कपड़े जल्दी सूखते हैं रादर देन ऑन डैम्प डे। अगर कोई ऐसा दिन है जिस दिन हवा चल ही नहीं रही तो उस दिन कपड़े कम धीरे सूखेंगे। ठीक है, अगेन वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू क्लॉथ्स ड्राई स्लोली ऑन अ रेनी डे? जब भी बारिश होती है, अब बारिश में गीले हो जाएंगे फिर तो नहीं सूखेंगे ऑब्वियसली, लेकिन बारिश अगर बाहर हो रही है और तब भी आपने किसी शेड में कपड़े डाले हुए हैं तब भी वो जल्दी नहीं सूखते हैं ना। वाई? सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस, और इन्हीं 4 क्वेश्चंस पे हमें समझने हैं फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। ठीक है, समझते हैं फटाफट। इनका आंसर आप खुद से फाइंड आउट कर लोगे अगर आपको रीजन समझ में आ गया। ठीक है, देखो फर्स्ट वन, बेटा इवेपोरेशन टेक्स प्लेस व्हेन वाटर पार्टिकल्स टेक्स हीट एनर्जी। ये समझ में आ गया। इवेपोरेशन कब होता है? जब वाटर यानी लिक्विड स्टेट में कब जब वाटर है तो उसको अगर हीट एनर्जी मिलेगी तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर उसको मिलना चाहिए। टेम्परेचर कहाँ से मिलेगा? टेम्परेचर सराउंडिंग से मिल सकता है या टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सन जब है तो सन हीट एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, है ना? तो दैट्स वाई वेन एवर देर विल बी टू सनी, जब ज़्यादा गर्मी होगी तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। क्वेश्चन क्या था? वाई क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन अ सनी डे? बिकॉज ऑन सनी डे देर इज मोर टेम्परेचर, सो मोर टेम्परेचर मीन्स फास्टर इवेपोरेशन। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द फर्स्ट फैक्टर। हायर टेम्परेचर, फास्टर इवेपोरेशन। इजी है ये। आगे देखो, नेक्स्ट वन, सरफेस पार्टिकल्स ऑफ द वाटर बॉडी गेट्स इन कॉन्टैक्ट विद द हीट सोर्स फर्स्ट। अब मैंने क्या बोला बेटा, मान लो दीज आर द 2 प्लेसेस वेयर वाटर इज केप्ट। ये एक बड़ा सा टब है, इसमें पानी रखा हुआ है और यहाँ पर हमने इस ग्लास से पानी रखा हुआ है। ठीक है, अब मान लो इसको भी सन एनर्जी मिल रही है और इसको भी यहाँ से, मान लो किसी और कंडीशन में यहाँ से सन एनर्जी इसको भी मिल रही है। ठीक है, अब जब ये सन एनर्जी मिल रही है वाटर को, तो सबसे पहले सन एनर्जी को कौन रिसीव कर रहा है? कौन रिसीव कर रहा है? ये रिसीव कर रहे हैं ये सबसे टॉप सरफेस वाले पार्टिकल। यहाँ पर इतने बड़े सरफेस एरिया में ये पूरे पार्टिकल ऊपर है, तो ये सारे के सारे पार्टिकल जो है हीट एनर्जी को, सन की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सरफेस तो इतना सा है, छोटा सा ग्लास का मुंह, तो जितना सरफेस होगा उतना ही जो पार्टिकल होंगे ऊपर वाले, सिर्फ ऊपर वाले, वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। नीचे वाले सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, वहां तक एनर्जी पहले पहुंच ही नहीं रही, ऊपर वाले ही एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो जितने पार्टिकल एब्जॉर्ब करेंगे सन एनर्जी को, सिर्फ उतने इवेपोरेट करेंगे। यस, तो अब बताओ, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा या सरफेस एरिया कम होगा तब इवेपोरेशन जल्दी होगा? जल्दी बताओ इसका आंसर। ऑब्वियसली जब ज्यादा होगा, बिकॉज सरफेस एरिया ज्यादा होने से पूरे के पूरे मोर एरिया पार्टिकल्स को हीट एनर्जी मिल रही है और वो जल्दी सारे के सारे एक साथ इवेपोरेट हो रहे हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या था इससे पहले, व्हाई डू वी स्प्रेड क्लॉथ्स वाइल पुटिंग देम फॉर ड्राइंग? हम कभी भी ऐसे कपड़े जो ऐसे निचोड़े होते हैं, रिंग करे होते हैं, उनको डायरेक्ट ऐसे क्यों डाल देते? क्योंकि अगर हम स्प्रेड करेंगे तो ज़्यादा के ज़्यादा जो वाटर पार्टिकल्स होंगे उनको हीट एनर्जी मिलेगी और वो सारे एक साथ इवेपोरेट हो जाएंगे। क्लियर? देखो, सो इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। दिस इज द सेकेंड फैक्टर। पहला फैक्टर क्या था? टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज, इवेपोरेशन इंक्रीज। सरफेस एरिया इंक्रीज, इवेपोरेशन इंक्रीज। अंडरस्टूड? नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। अब बेटा नेक्स्ट है विंड पे। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, वाटर वेपर्स ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द एयर। एक मिनट, वाटर वेपर ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द एयर इन द सराउंडिंग। जो वाटर वेपर इवेपोरेट होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? वो जाते हैं हमारे आसपास जो एयर है उसके बीच में, यानी उसके बीच की स्पेस को वो ऑक्यूपाई करते हैं। क्लियर? नाउ मोर स्पेस फास्टर विल बी द इवेपोरेशन। अगर हमारे पास जो एयर है उसके बीच में बहुत सारी स्पेस खाली है, तो जितने पार्टिकल इवेपोरेट होकर आ रहे हैं वो स्पेस को ले सकते हैं, तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। लेकिन अगर वो स्पेस पहले से भरी हुई है तो क्या इवेपोरेशन होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा ना। देखो समझो यहाँ पर, अब ये देखते हैं कि विंड का फैक्ट क्या रोल है यहाँ पर। यूजुअली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं मैम जब हम फैन चलाते हैं, जब या फिर हवा चलती है तो हमें ठंडा फील होता है। और अभी हमने क्या पढ़ा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। ये तो फैक्ट है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम देंगे उतना जल्दी पानी के पार्टिकल इवेपोरेट हो जाएंगे।
लेकिन यहाँ पर अगर विंड है तो विंड तो एटमॉस्फेयर को ठंडा कर देती है, तो इवेपोरेशन ज़्यादा कैसे होता है, क्यों होता है? लेट मी एक्सप्लेन हियर अगेन। दिस इज द टब। अब यहाँ पर बेटा इसके आसपास मान लो ये क्या है, ये है वाटर पार्टिकल, और वाटर पार्टिकल बीच में वाटर वेपर्स भी हैं। अब यहाँ पर वाटर वेपर्स भरे हुए हैं। अब पानी को होना है यहाँ से इवेपोरेट, ठीक है। अब इवेपोरेट होना है, लेकिन पहले से जगह थोड़ी बहुत ऑक्यूपाइड है ना, तो इवेपोरेशन धीरे होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आ गई विंड, अगर यहाँ से विंड ब्लो हुई तो ये विंड यहाँ से ही पूरी जितने भी ह्यूमिड वाली एयर है इसको शिफ्ट करेगी ना उधर को। यस, ये पूरी की पूरी विंड इस पूरी ह्यूमिड एयर को लेके चली गई वहां पर, और खुद कैसे लेके आ गई यहाँ पर ड्राई एयर, जो कि बहुत दूर दूर जिसमें पार्टिकल हैं। अगर ड्राई एयर इसके ऊपर आ गई तो अब तो जगह खाली, अब कितने भी वाटर वेपर यहाँ पर आ सकते हैं ना। सो दिस टाइम व्हाट विल हैपन, मोर इवेपोरेशन विल टेक प्लेस। अंडरस्टूड? सो व्हाट विंड इज डूइंग, wind is actually creating space for more and more water vapor to come up in the surrounding, so faster will be the evaporation. समझ में आया? समझ में आया विंड का क्या रोल है यहाँ पर? so faster is the wind, faster will be the evaporation. Understood? Now coming for the last question, what will happen when humidity is there? Now what is humidity? Amount of water vapor in our surrounding. हमारे आसपास में जितने ज़्यादा वाटर वेपर होंगे उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, है ना, कहाँ का दिया था, मुंबई और जयपुर वाला। तो देखो अब मान लो ये एक नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल कम है, अभी यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर धीरे धीरे इवेपोरेशन हो रहा है। ये जैसे तैसे यहाँ छोटा छोटा जो स्पेस बचा हुआ है वहाँ पर स्पेस लेने का ट्राई कर रहा है ये वाटर के पार्टिकल, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर हो गई ह्यूमिडिटी ज़्यादा, मान लो बारिश हो गई, किसी भी रीज़न की वजह से ये कंडीशन हो गई, यहाँ पर इतनी सारी ह्यूमिडिटी है, मीन्स इतने सारे वाटर वेपर के पार्टिकल पहले से प्रेजेंट हैं एयर में। नाउ इन दैट केस, इन दिस सेकंड केस, ये यहाँ से पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहे हैं, कहाँ जाएंगे? जब जगह ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ? तो ऐसे में क्या होगा, इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि पार्टिकल ऊपर एस्केप कर ही नहीं पा रहे हैं। अंडरस्टूड? सो ह्यूमिडिटी इज वन ऑफ द कंडीशन। इफ ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज, इवेपोरेशन विल डिक्रीज। समझ में आ गया? देखो आंसर यहाँ पर। सो इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, ये हमने समझ लिया। जैसे जैसे विंड स्पीड आएगी, जैसे जैसे विंड स्पीड ज़्यादा होगी, इवेपोरेशन फास्टर हो जाएगा, ठीक है। नाउ ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पर दोनों में ह्यूमिडिटी लेवल कहाँ ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा है, दे है, तो यहाँ पर इवेपोरेशन धीरे होगा, इस जगह पे इवेपोरेशन जल्दी होगा। क्लियर? ना बेटा हमने यहाँ पे 4 फैक्टर्स पढ़े इवेपोरेशन के। कौन कौन से फैक्टर पढ़े? द फर्स्ट वन वाज टेम्परेचर, द सेकेंड वन वाज सरफेस एरिया, थर्ड वन वाज विंड स्पीड, एंड फोर्थ वन वाज ह्यूमिडिटी। है ना? सो दीज आर द 4 फैक्टर्स वी हैव अंडरस्टूड। अब इन सभी में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, विंड स्पीड इंक्रीज होगी, तो फिर आपका इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, तीनों ही केस में। लेकिन यहाँ पर ह्यूमिडिटी में अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई तो यहाँ पे इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। बेटा इवेपोरेशन को हम इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इवेपोरेशन से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है, दैट्स वाई, ठीक है। अब कूलिंग इफेक्ट कैसे मिलता है, अगेन उसके पीछे का रीजन आपको यहाँ पे समझना है। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मटका, यू कैन से, है ना, ये स्टील का मटका है, ये है अर्दन पॉट यानी मिट्टी का घड़ा। ये भी अर्दन पॉट ही है, इसको सुराही बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि इसका गला यहाँ पे नेक जो है पतला होता है। क्लियर? सो दीज आर द अर्दन पॉट एंड दिस इज द नॉर्मल मेटेलिक पॉट। Clear? Now during the summer time, where do we keep water? Where do we prefer to keep water? Obviously in the earthen pot. कोई भी उस टाइम पे स्टील के घड़े में पानी तो नहीं रखता है। अब हम यहाँ पर अर्दन पॉट में क्यों रखते हैं पानी? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि समर्स टाइम पे अगर मिट्टी के घड़े में पानी रखोगे तो आपको ठंडा पानी मिलता है ना। क्यों मिलता है? दैट इज द क्वेश्चन, एंड हेयर कम्स द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इवेपोरेशन का कैसे रोल है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो बेटा यहाँ पर जो ये मेटेलिक पॉट है, मेटेलिक घड़ा है,
इसमें वो सरफेस एरिया कहाँ पर है, सिर्फ ये वाला, ये जो माउथ है, ओनली दिस मच ऑफ सरफेस एरिया ऑफ वाटर इज इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेरिक हीट, राइट। सो यहाँ पर इवेपोरेशन कम होगा, है ना, यहाँ पर इवेपोरेशन कम होगा। अब बोलोगे मैम इसका मुंह भी तो इतना ही है, इसका मुंह तो और भी छोटा है, लेकिन यहाँ पर बेटा इसकी बॉडी पे आ जाओ। दिस इज अर्दन पॉट, यानी मिट्टी का घड़ा, और मिट्टी दैट इज मड इज पोरस इन नेचर, यानी कि उसमें से वाटर धीरे धीरे सीप होता है। यस तो यहाँ पर जो पानी अंदर हमने भरा वो धीरे धीरे सीप होके इस पूरी सरफेस तक आ जाता है। कभी भी देखना जो अर्दन पॉट होता है, अगर समर्स में उसको पानी भर दो आप, तो वो हमेशा गीला गीला रहता है बाहर से, इजंट इट। तो क्यों से गीला रहता है, बिकॉज जो अंदर का पानी था वो धीरे धीरे सीप होके पूरी सरफेस पे आ चुका है। सेम विद दिस ऑल्सो। सो अगर पूरा का पूरा सरफेस पे पानी आ गया है तो अब इवेपोरेशन कहाँ से हो रहा है बेटा, इवेपोरेशन यहाँ से तो हो ही रहा है माउथ से, उसके अलावा पूरी बॉडी से भी हो रहा है। गॉट इट। सो हियर बिकॉज सरफेस एरिया इज मोर, इवेपोरेशन इज फास्टर। क्लियर। अब इवेपोरेशन से क्या हो रहा है बेटा, इवेपोरेशन में होता क्या है, वाटर कन्वर्ट्स इनटू गैस, ठीक है, वाटर कन्वर्ट्स इनटू गैस। और ये कन्वर्जन कैसे होता है, जब वाटर पार्टिकल को हम क्या देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं। वाटर पार्टिकल के पास क्या जाती है, हीट एनर्जी जाती है। अब यहाँ पर जो ये वाटर पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं, अब उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, हम घड़े को गैस के ऊपर तो नहीं रख रहे हैं, है ना, न तो हमने उसको हीटर के पास रखा हुआ है। एक्चुअल में जो ये वाटर पार्टिकल हैं ये घड़े की ही एनर्जी लेके, और घड़ा और उसके आसपास के सराउंडिंग की एनर्जी को लेके भाग जाते हैं। लेट्स से चुरा लिया उन्होंने, ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी हीट एनर्जी इस अर्दन पॉट के पास थी, इसके सराउंडिंग में थी, उन सब पार्टिकल से हीट एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया वाटर ने, और इवेपोरेट हो गया। Am I clear? तो जैसे ही पार्टिकल इवेपोरेट हुए यहाँ से, ये सारे के सारे पार्टिकल एनर्जी ले रहे हैं अर्दन पॉट से ही, तो अर्दन पॉट को ठंडा करके खुद चले गए वो वाटर वेपर में। Am I clear? That's why the water kept inside the earthen pot remains cool during the summer, and this is the cooling effect of evaporation. Clear? देखो यहाँ पर आंसर प्रॉपर लिखा हुआ है, why water kept in earthen pot is cool during the summers. एग्जाम में आ सकता है ये। In earthen pot, water can seep out from the tiny pores and come at the surface of the wall of the pot. ये मैंने बता दिया। With increase in the surface area, evaporation increases. सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ गया पूरा मटकेगा हो गया ना अब तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। ये है मेन। फॉर इवेपोरेशन वाटर टेक्स द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। फॉर इवेपोरेशन वाटर टेक्स द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, लीविंग इट कूल। सराउंडिंग की एनर्जी लेगा तो सराउंडिंग कूल हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट गिव्स द कूलिंग इफेक्ट। अंडरस्टूड। एक और क्वेश्चन है इसी बेसिस पे, देखो यहाँ पर, हाउ डज स्वेटिंग मेंटेन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर्स। बेटा समर्स में जो हमको इतनी स्वेटिंग होती है उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है। अगेन द आंसर इज इवेपोरेशन। स्वेटिंग हो गई, इसका मतलब वाटर मिक्स्ड विथ सॉल्ट हमारी बॉडी की सरफेस पे आ गया। जैसे ही हमारी बॉडी की सरफेस पे आया वो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेशन के लिए उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से लेगा वाटर, हमारी बॉडी से। जब हमारी बॉडी से एनर्जी लेके वो पार्टिकल भाग गए तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। Got it? That's why sweating help in the maintaining the temperature. Clear? देखो आंसर, when sweat evaporates, it takes the heat energy from our body to convert into water vapor, thus leaving our body cool. बेटा हर जगह पे सेम आंसर है। जो भी वाटर पार्टिकल हैं जहाँ से भी इवेपोरेशन हो रहा है वो अपने सराउंडिंग की एनर्जी को लेके भागेगा और वही चीज़ कूल हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी तो हमारी बॉडी कूल हो जाएगी, अर्दन पॉट है तो अर्दन पॉट कूल हो जाएगा। सेम आंसर सब जगह, ठीक है। यहाँ पे देखो अगेन वन मोर क्वेश्चन, वाई वी फील कोल्ड ऑन सिटिंग अंडर द फैन आफ्टर स्वेटिंग। आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा, जब आपको स्वेटिंग हो रही होती है, आप मान लो प्लेग्राउंड से आए हो खेल के एंड यू आर ड्रेंच्ड इन स्वेट, उसके बाद अगर हमेशा फैन ढूंढते हो, फैन के नीचे खड़े हो गए ऐसे हा करते हो, है ना, बट ठंडा सा फील होता है। क्यों फील होता है ठंडा, फैन के नीचे आने पर क्यों ठंडा फील होता है, बिकॉज विंड स्पीड वाला फैक्टर है यहाँ पर। जैसे ही विंड स्पीड बढ़ेगी इवेपोरेशन फास्टर होगा। इवेपोरेशन होगा तो अगेन सेम आंसर, फॉर इवेपोरेशन वाटर विल टेक एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी। जितनी जल्दी इवेपोरेशन होगा वो उतनी ज़्यादा एनर्जी लेके जाएगा आपकी बॉडी की। इसका मतलब आपको ज़्यादा ठंडा फील होगा, डंडा नहीं ठंडा फील होगा, ठीक है। देखो
After sweating, when we sit under the fan, sweat evaporates faster. For this, it takes body heat and leave our body cool. समझ में आ गया? कंसेप्ट समझ में आया? चलो, moving ahead. Now, here there's one activity, pot in pot cooler. Again, depending on evaporation. बेटा ये एक मॉडल है जो आपको हो सकता है आपकी टीचर बनाने के लिए बोले स्कूल में, ये बना लेना आप. करना क्या है इसमें उसको समझते हैं. टेक 2 अर्दन पॉट ऑफ डिफरेंट साइज. एक बड़ा पॉट लेना है, एक छोटा पॉट लेना है. छोटे वाले पॉट को बड़े वाले पॉट के अंदर रखना है और बीच का जो गैप है उसमें आपको भरना है सैंड. सैंड की जगह यहाँ पर आप जो जूट होता है, जूट उसको भी भर सकते हो. जूट, गनी बैग, कोई भी ऐसी चीज़ जो पोरस होती है उसको आप यहाँ भर सकते हो. ठीक है, देखो तो फिल द बॉटम ऑफ द लार्ज पॉट विद द लेयर ऑफ सैंड. प्लेस द स्मॉलर पॉट एट द सेंटर of the larger one as shown in the figure. Now fill the gap between the pot with more sand. Pour water in the sand area. जैसे ही आपने पूरा ये लेयरिंग कर दी नीचे से बेस में भी और साइड से भी, फिर इसमें आपने डालना है वाटर, यानी कि जो सैंड है उसको गीला करके रखना है. ठीक है, और उसके बाद इस पूरी चीज़ को कवर कर देना है इससे, वेट जूट सैक से. वेट जूट सैक से या फिर ये लिड से भी कवर कर सकते हो. क्लियर? अब इससे क्या होगा? व्हाट विल हैपन हियर? बेटा यहाँ पर है अर्दन पॉट ही तो है, ये भी तो अर्दन पॉट है. तो जब यहाँ पर सैंड है तो सैंड में अगर हम पानी डालेंगे तो वो पानी धीरे धीरे सीप होके कहाँ आएगा? आउटर पॉट की सरफेस पे आएगा. और जैसे ही आउटर पॉट की सरफेस पे पूरा पानी तो यानी इवेपोरेट होगा तो इसकी एनर्जी लेके चला जाएगा. इवेपोरेशन में जो पार्टिकल्स होंगे वाटर के, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट कैसे होंगे? दे विल टेक द एनर्जी ऑफ दिस पॉट ओनली, राइट, लीविंग दिस पॉट कूल. क्लियर? सो यू आर गेटिंग द कूलिंग इफेक्ट. उसके अलावा यहाँ पर एडिशनल एक और चीज़ है, वो क्या है बेटा? यहाँ पर हमने लेयरिंग करी हुई है ना बीच में. लेयरिंग किस चीज़ की करी हुई है? सैंड की लेयरिंग करी हुई है. दैट सैंड लेयर एक्ट हेयर एज अ इंसुलेटर. सो मीन्स दिस लेयर विल नॉट अलाउ द आउटर हीट टू गो इनसाइड. ये जो आउटर सराउंडिंग की हीट होगी उसको ये अंदर यहाँ तक नहीं जाने देगी जहाँ पर हमने अपने सामान को प्रिजर्व करने के लिए रखा हुआ है. तो इससे क्या होगा? इससे आपका जो सामान है वो काफ़ी ज़्यादा दिन तक चल सकता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत ठंडा आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा. अंडरस्टूड? दिस इज पॉट इन पॉट कूलर. क्लियर? देखो यहाँ पर हाउ कैन इट प्रोवाइड द कूलिंग इफेक्ट. यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट क्यों मिल रहा है इसको? 2 फैक्टर है. फर्स्ट ऑफ ऑल इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द पॉट कीप्स द पॉट कूल. सेकेंड थिंग, द लेयर ऑफ सैंड एक्ट एज एन इंसुलेटर. सैंड का लेयर क्या है वहाँ पर? इंसुलेटर है. It slows down the flow of heat from the outer surrounding to the inside. That's why cooling effect. समझ आया? अब ये क्वेश्चन आ सकता है, why pot in pot cooler gives the cooling effect? तो यहाँ पर सिर्फ evaporation नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको ये सेकेंड वाला फैक्टर भी लिखना पड़ेगा, इंसुलेशन वाला. अंडरस्टूड? आगे देखते हैं. Now on which factor this depends? ये देखो, what are the factors affecting the pot in pot cooler? ये किस कंडीशन में ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, कब ये इफेक्टिव नहीं रहेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर. बेटा अगर वेदर कैसा होगा? हॉट, ड्राई एंड एयरी कंडीशन वाला होगा. ये कौन कौन सी कंडीशन है? ये वो कंडीशन है जहाँ पर इवेपोरेशन इंक्रीज होता है. अगर हॉट टेम्परेचर रहेगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा. ड्राई क्लाइमेट होगा तो भी इवेपोरेशन जल्दी होता है. और एयरी होगा, हवा तेज चलेगी तो भी इवेपोरेशन जल्दी होगा. तो इन सारी ही कंडीशन में पॉट इन पॉट कूलर ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा. ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी सो लेस इफेक्टिव इन ह्यूमिड कंडीशन बिकॉज इवेपोरेशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी. उसके अलावा वाटरिंग. बेटा इसमें जो ये सैंड है इसको कंटिन्यूस वाटर देते रहना पड़ेगा ना. अगर वाटर देना भूल गए और सैंड सारा सूख गया इवेपोरेशन से तो फिर उसके बाद इसकी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है. क्लियर? नाउ वेयर वी कैन यूज इट. इसका यूज कहाँ है? वी कैन यूज इट फॉर कीपिंग द फूड फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसमें हम फूड रख सकते हैं टू कीप इट लाइक एज अ फ्रीज़र हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मिनी फ्रीज़र. उसके अलावा इट कैन बी यूज टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग द समर्स. इसको पानी ठंडा करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने अर्दन पॉट को किया था. क्लियर? चलो मूविंग अहेड एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड. बेटा जो हम क्लाउड्स देखते हैं जिनसे हमको बारिश मिलती है, रेन मिलती है, वो क्लाउड का फॉर्मेशन होता कैसे है? लेट्स सी हियर विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी. एक एक्टिविटी दी हुई है आपके एनसीईआरटी में. टेक एन एम्प्टी डिस्कार्डेड 1 लीटर प्लास्टिक बॉटल, पोर अबाउट 1 कप ऑफ वाटर इन इट. आपको एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, डिस्कार्डेड वाली, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए सो दैट आपको दिखाई दे अंदर क्या हो रहा है. उसमें आपने पानी डालना है. नाउ
Close the lid tightly. Now quickly squeeze and release the bottle continuously for about 2 to 3 minutes. उसको अच्छे से बंद करो ढक्कन टाइट, और उसके बाद उसको स्क्वीज करना है बार बार, और आपको देखना है कि क्या हो रहा है. ऑब्जर्व द स्पेस बिटवीन द वाटर इन द बबल. उसके अंदर स्पेस में क्या फर्क पड़ रहा है वो आपको देखना है. रिपीट द सेम एक्टिविटी आफ्टर एडिंग अ स्मॉल बर्न्ड पीस ऑफ न्यूज पेपर इन टू द वाटर. वट विल यू विल ऑब्जर्व. बेटा इसके बाद उसको खोल के उसके अंदर आपको न्यूज पेपर डालना है जलता हुआ, ठीक है, और फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है. यू हैव टू रिपीट द सेम एक्टिविटी. इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व सम हेजीनेस और क्लाउड्स अबव द वाटर इन द बॉटल. इसमें आपको क्या दिखाई देंगे, आपको धीरे धीरे छोटे छोटे क्लाउड्स बनते हुए दिखाई देंगे, थोड़ा हेजीनेस सा दिखाई देगा. द बर्न्ड न्यूज पेपर प्रोवाइड द वेरी स्मॉल इनविजिबल डस्ट पार्टिकल अराउंड विच द वाटर वेपर कंडेंसेस एंड फॉर्म्स द क्लाउड. यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे बेटा, यहाँ पे जो वो आपने न्यूज पेपर को डाला वो एक्चुअली क्या प्रोवाइड करवाएगा, वो प्रोवाइड करवाएगा डस्ट पार्टिकल्स, जिन डस्ट पार्टिकल्स पे वाटर कंडेंस हो सके, और कंडेंस होके वो आपको क्लाउड फॉर्म करते हुए दिखाई देंगे. ठीक है, अब ये तो मैंने सिर्फ पढ़ के बताया है, एक्टिविटी करके भी देख लेते हैं, है ना. देखो यहाँ पे मैंने एक्टिविटी करी हुई है. फॉर दिस आई हैव मेड अ वीडियो, क्योंकि यहाँ पे फायर वाला काम है, मैं अभी आपके सामने नहीं कर सकती हूँ, इट इज़ रिस्की. ठीक है, so with proper precaution I have done this here. Have a look. So what I am doing here, I am trying to squeeze this jar continuously. Can you see any change here? No, it is still transparent. ये ऊपर वाला एरिया देखो अभी भी ट्रांसपेरेंट है. अब हमने ग्लास जार खोला, ये बर्न पेपर को हम इसके अंदर डालेंगे. अब ये देखो डाला. Now tightly closing the lid, again repeating the same activity. Now check out the area. Is it still transparent? Can you see some haziness? अभी मैं आपको क्लोजअप वीडियो दिखाऊंगी इसका. ये देखो, ये क्लोजअप वीडियो दिख रहा है. देखो नीचे वाटर देखो कैसा ट्रांसपेरेंट है, और ऊपर देखो कैसा हेजीनेस है. दिस इज द क्लाउड फॉर्मेशन. बेटा यहाँ पर कई सारे और साइंटिफिक इफेक्ट हैं. यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट आता है ना. यहाँ पर जब हम वाटर वेपर खोलेंगे तो कैसे राइज होता है एयर, वो भी आपको पढ़ना है, सीनियर क्लास में आके पढ़ोगे. अभी के लिए आपको क्या समझना है, यहाँ पर कभी भी जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो क्लाउड बनने के लिए जब वाटर वेपर कंडेंस होते हैं तो वो कंडेंस किस पे होते हैं, वो कंडेंस होते हैं डस्ट पार्टिकल्स पे. गॉट इट. चलो मूविंग अहेड. नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ डू क्लाउड्स एक्चुअली फॉर्म्स एंड हाउ आर दे गिविंग अस रेन. ठीक है, हियर इट हैपेंस ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. ये तो हमें समझ में आ गया कि कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है. व्हेन एयर मूव्स हायर अबव द अर्थ सरफेस इट बिकम्स कूलर. At certain heights, the air gets so cool that water vapor in it turns into droplets, which are generally formed around the dust particles. अब बेटा यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझनी है. First of all, why water vapors are going up? The first reason is warm air always rises up. Warm air हमेशा हल्की होती है और ऊपर जाती है. इसका जो साइंटिफिक फैक्ट है वो आप क्लास 7th में जाके पढ़ोगे by the process of convection. अभी के लिए क्या समझना है बेटा, वार्म एयर ऑलवेज राइजेज अप. तो वार्म एयर अगर राइज होगी तो उसमें जितने भी वाटर वेपर होंगे वो भी ऊपर जाएंगे. फर्स्ट रीजन. सेकेंड रीजन इज वाटर वेपर का जो मास होता है वो बाकी जितनी गैस होती है ना हमारे सराउंडिंग में उनसे हमेशा कम होता है, वो हमेशा हल्के होते हैं. अब बोलोगे मैम वाटर तो इतना भारी होता है, वो हल्का कहाँ होता है. बेटा हम वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम वाटर वेपर्स की बात कर रहे हैं. वाटर वेपर्स में जो वाटर के पार्टिकल होते हैं वो अकेले अकेले घूम रहे होते हैं, है ना. कभी सीनियर क्लास में जाओगे तो वहाँ मॉलिक्यूलर मास नाम से कोई चीज़ पढ़ोगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा. अभी के लिए समझो जो वाटर वेपर्स के पार्टिकल होते हैं वो हमेशा हल्के होते हैं अपने आसपास की गैस से, तो हमेशा राइज होते हैं. इसके लिए आपको एक दिया भी हुआ है, डू यू नो फैक्ट में. देखो, वाई डज एयर कंटेनिंग वाटर वेपर गो अप इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. ऊपर वाली लेयर क्या होती है, हमेशा थिन होती है जो अर्थ को सराउंड कर रही है. तो वहाँ तक वो कैसे पहुँचते हैं, इसके पीछे रीजन क्या दिया हुआ है. एज वी नो गैस बलून्स, जो हॉट एयर बलून होते हैं ना, वो कैसे ऊपर जाते हैं, बिकॉज उनके अंदर जो एयर होती है वो वार्म होती है फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, वार्म एयर ऑलवेज राइजेज अप. उस फैक्ट के आप समझ लो. सो इट कंटेनिंग लाइटर गैस, और उसके अंदर जो गैस होती है वो भी हमेशा हल्की वाली होती है. ठीक है, अब डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन हल्की वाली होती है कंपैरिजन टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर. जो हमारे आसपास की जितनी भी एयर है उसके कंपैरिजन में उसके अंदर जो गैस यूज होती है वो हल्की वाली होती है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट गोज अप. नाउ सिमिलरली वाटर वेपर इज लाइटर देन द एयर कॉजिंग इट टू राइज. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाटर वेपर एयर से लाइटर होते हैं. क्यों होते हैं,
क्योंकि वो जो इंडिविजुअल H2O मॉलिक्यूल घूम रहे होते हैं उनका मास बाकी सारी गैस से कम होता है, दैट इज वाई। अंडरस्टूड? समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्लोट इन द एयर एंड फॉर्म्स द क्लाउड। ये जो ड्रॉपलेट्स ऊपर गए, जो डस्ट पार्टिकल में अटैच हुए कंडेंस होके, ये ही जाके क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। नाउ मेनी ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप ऑफ वाटर। ये छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो रखी हैं अभी डस्ट पार्टिकल पे, ये आपस में मिलती हैं और एक बड़ी ड्रॉपलेट बनाती हैं। ठीक है, नाउ some drops gets so heavy that they start falling and these falling water drops are known as rain। जब यही ड्रॉपलेट जो होती हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं तो उनका मास इतना ज़्यादा हो जाता है, वो इतनी हैवी हो जाती है कि वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं। गॉट इट? चलो मूविंग अहेड एंड नाउ वी हैव टू फिल आउट दिस वाटर साइकिल, सच अ इजी टॉपिक। जूनियर क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, कर लोगे इसको खुद से? छोड़ दूँ? स्किप कर दूँ? चलो नहीं करते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, एंड एनसीईआरटी में हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है। सो लेट्स फिल इट क्विकली। इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। चलो फटाफट नंबरिंग करते हैं। क्लाउड, क्लाउड कहाँ है? ये सारे क्लाउड ही है ना। सो इसको 1 2। लेक, लेक कहाँ पर है? दिस इज द लेक, यही लग रही लेक तो। सो दिस इज 2 नंबर लेक। ओशन, ये पूरा तो ओशन ही है, 3 नंबर ओशन। 4 इज रिवर, कि जितनी भी लाइन दिख रही है ब्लू वाली दैट इज ऑल रिवर। सो दिस इज द 4 नंबर। कमिंग टू ग्राउंड वाटर, बेटा ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर होता है, उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। अब मुझे यहाँ पर ज़मीन के अंदर वाला तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एरो, तो हम ग्राउंड को ही ले लेते हैं, है ना। और क्या करें, तो यहाँ पर हम ग्राउंड वाटर दैट इज द 5th नंबर, ग्राउंड के अंदर है ग्राउंड वाटर। 6th इज इवेपोरेशन। एरो दिख रहे हैं कहीं पर? ये एरो ऊपर जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? वाटर बॉडी से। तो वाटर बॉडी से जो एरो ऊपर जा रहे हैं ये है आपका 6th नंबर, ये भी 6 नंबर है, ये भी 6 नंबर है और ये भी 6 नंबर है। ये सारे इवेपोरेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। ना कंडेंसेशन कहाँ पे होता है? कंडेंसेशन ऊपर हो रहा है, ये क्लाउड्स में, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। सो दिस इज द 7th नंबर कंडेंसेशन। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका रेन। सो रेन, बारिश कहाँ हो रही है? ये बारिश है, रेन। सो दिस इज द 8th नंबर एंड दिस इज ऑल्सो रेन, 8th नंबर। इसके बाद है नेक्स्ट स्नो, तो सो दिस इज द 9th नंबर। क्लियर? सो दिस वे वी हैव टू फिल आउट द वाटर साइकिल। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बेटा वाटर साइकिल में हुआ क्या? वाटर साइकिल में वाटर इवेपोरेट हुआ, कहाँ से हुआ? जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, ओशन, लेक, रिवर, ग्राउंड वाटर, जहाँ भी आपको वाटर मिलेगा वहाँ से वाटर इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेट होके वाटर वेपर ऊपर गए, कंडेंस हुए, क्लाउड बना। यस, क्लाउड बन के रेन फॉल हुआ नीचे, तो यानी वापस वाटर कहाँ आ गया? ग्राउंड में। तो ये क्या बन गया? ये पूरा एक साइकिल बन गया ना, ऊपर गए और ऊपर से फिर नीचे भी आ गए। सो दिस इज अ साइक्लिक फॉर्म ऑफ वाटर, दिस इज वाटर साइकिल। क्लियर? सो व्हाट, लेट्स हैव अ लुक हियर। In this process, the water from the ocean and the earth's surface evaporate into the atmosphere as vapor and returns as rain, hail और snow. Hail का मतलब क्या होता है? ओले गिरते हैं ना, that is hail. ठीक है? So rain, hail और snow and ultimately flowing back to the ocean. ये जितना भी rainfall होता है, snow आता है या hail आते हैं, ये एक्चुअल में लास्ट में जाके कहाँ जाते हैं? रिवर में। रिवर से सारा फ्लो के कहाँ जाता है? वापस ओशियन में। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये अल्टीमेट पूरी साइकिल बनती जा रही है। सो दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर साइकिल। क्लियर? और इस पूरी वाटर साइकिल में हमने तीनों जो स्टेट हैं वाटर की वो पूरी देख ली। यस, सो जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट, बट स्टिल हैविंग एनी डाउट और फेसिंग एनी डिफिकल्टी, डू कमेंट, आई विल रिवर्ट बैक देयर। ठीक है, सी यू सून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।